हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का उदाहरण नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 हल कराने वाला हूं। दोनों प्रश्न एक ही प्रकार के प्रश्न हैं और ये बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप उदाहरण को समझ लेते हैं तो प्रश्न को कुछ ही सेकंडों में आप हल कर देंगे। तो आइए प्रश्न उदाहरण को पहले पढ़ लेते हैं कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा। इसमें कह रहा है कि n एक कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट डॉट। और मुझे बताना है कि 4 की घात n में n का कोई ऐसा मान रखा जाए जिससे बनने वाली संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। तो अंतिम अंक 0 हो, जैसे मैंने ले लिया 30, इसका अंतिम अंक क्या है? 0 है। इसी प्रकार से मैंने ले लिया 150, इसका भी अंतिम अंक क्या है? 0 है। लेकिन मुझे बताना है कि n का ऐसा कौन सा मान होगा जो मान रखने पर 4 की घात n का अंतिम अंक क्या आए? 0 आए। और n कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो n का सबसे पहले मान हम क्या लेंगे? 1। तो रख देंगे 4 की घात 1। तो 4 की घात 1 का मान क्या होगा? 4। इसी प्रकार से 4 की घात n की जगह अब हम क्या लेंगे? 2। तो 4 की घात 2 क्या होगा? 4 चौक कितना होगा? 16। 4 की घात 2 है तो 4 का मैंने कितने बार गुणा कर दिया? 2 बार। इसी प्रकार से n का अब कौन सा मान लेंगे? 3। तो मैंने रख दिया 4 की घात 3। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आएगा? 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब n की जगह हम कितना लेंगे? 4। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर कितना आएगा? 256। इसी प्रकार से अगर मैं n की जगह ले लूं 5, तो 4 का कितने बार गुणा करेंगे? 5 बार। कितना आएगा? 1024। इसी प्रकार से आगे n के अलग अलग मान लेते जाएंगे। जैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिया, आगे आप 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली कि मैंने n के कोई भी मान लिए तो अंतिम अंक कहीं भी 0 नहीं आया। क्या नहीं आया? 0। तो अंतिम अंक 0 कब आएगा वो हम यहां पर नोट कर लेंगे। जैसे मैंने यहां पर संख्या ली 30, 30 में अंतिम अंक क्या है? 0 है। मैंने क्या लिया? 150, अंतिम अंक क्या है? 0 है। तो इसके हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि n का कौन सा मान रखा जाए कि अंतिम अंक क्या आ जाएगा? 0। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। इसी प्रकार से इसके गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 75 आएगा। फिर 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंजे क्या आएगा? 25। और 5 एकम कितना आएगा? 5। तो मैंने यहां पर 30 और 150 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसमें एक चीज कॉमन आती है कि यहां कम से कम एक बार कितना आया? 2।
इसी प्रकार से एक बार कम से कम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ताकि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10, मतलब अंतिम अंक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एक बार 2 होना चाहिए और कम से कम एक बार कितना होना चाहिए, 5। यहाँ 5 कितने बार 2 है, 2 बार है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 तभी होगा जब संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आए और एक बार कितना आए, 5। ज्यादा बार आ जाए उससे कोई लेना देना नहीं है, कम से कम एक बार 2 आए और एक बार कितना आए, 5 आए, तो संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। किस पर समाप्त होगी, 0 पर। और इसी चीज को हम यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर हमने लिख लिया है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। हमें पता चल गया कि संख्या 0 पर समाप्त कौन सी होगी, जिसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 और क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 और उदाहरण नंबर 5 को हल करते हैं और देखते हैं क्या उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित है। अगर उपस्थित होगा तो वह 0 पर समाप्त होगी, और 2 और 5 उपस्थित नहीं होगा तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में पूछा गया है कि 4 की घात n के लिए n के किस मान के लिए संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो सबसे पहले इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूनी 4 और घात n है तो क्या आएगा, n। यहां पर 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है। मैंने आपको बताया कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 और 5। यहां पर 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी और इसी चीज को हमें लिख देना होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि 4 के घात n में अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 5 को हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा अथवा नहीं होगा। तो जैसे मैंने उदाहरण हल किया वैसे ये प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्रश्न दिया है 6 की घात n, इसके हमें क्या करने होंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 तिया 6, घात n है तो क्या आया, n। यहाँ पर 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, तो हमें फिर लिख देना होगा कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर 2 भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह हम लिख देते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों प्रश्न मेरे समझ आए होंगे और इसी प्रकार के पहले के वीडियो आपको देखने हो या आगे के वीडियो आप देखना चाहते हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या होगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।